वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर वन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूजीसी नेट जेआरएफ क्लासेस 2024 में आप सभी का स्वागत है। और एग्जाम्स कब है आपका? 16 जून 2024। इसके लिए पेपर टू आपका हिस्ट्री में क्लासेस लगातार जारी है। और पेपर टू में आज इतिहास के क्लासेस में हम लोग देखने वाले हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने क्या देखा है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हम लोगों ने देख लिया है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हो गया है। आप अगर नहीं देखे हैं तो प्रीवियस क्लासेस को देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर, है ना। यूजीसी नेट पेपर 2 यूनिट 7 हिस्ट्री के क्लासेस में आप जाकर देख लें, आपको यहाँ सारे वीडियो मिल जाएंगे प्रीवियस जो भी क्लासेस हो चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में हम लोग A to Z आज जानने वाले हैं। यहाँ से जो प्रश्न बन सकते हैं वो भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। और ये ऐसे टॉपिक है ना, अधिकतर कह सकते हैं स्टूडेंट्स को यहाँ समझने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे बहुत ही हम लोग आसानी से ईजी वे में इसे समझेंगे और फिर आपको दोबारा कभी पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, एक ही बार में सारा रिकॉल रहेगा। तो चलिए पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में जानते हैं A to Z डिटेल्स में। तो सबसे पहले नाम क्यों है भाई पिट्स इंडिया एक्ट, इसका नाम क्यों है? तो पिट्स उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विलियम पिट। तो उसी के नाम पर इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। पिट्स मतलब पिट का, है ना। तो पिट का, तो पिट्स किसका नाम हो गया? तो पिट्स जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, पीएम थे, उनके नाम पर, विलियम पिट के नाम पर इसका अधिनियम का नाम पड़ा था पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। और विलियम पिट ब्रिटेन के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, आपको जानना चाहिए। ब्रिटेन के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, मात्र 21 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन गए थे। और इस एक्ट को लाने के पीछे कारण क्या रहा? तो इस एक्ट के पहले एक एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट, आप अवगत हैं। 1773 में कौन सा एक्ट आया था? रेगुलेटिंग एक्ट। इसके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने का, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार और साथ साथ राजनीति भी कर रही थी, उन पर नियंत्रण कंट्रोल स्थापित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया था। लेकिन इस एक्ट में कुछ खामियां थी, कुछ कह सकते हैं कि उसमें विसंगतियां थी। इसको दूर करने के लिए ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था, ताकि उसमें सुधार कर, एक कह सकते जो भी कमियां हैं उसे दूर कर फिर से एक नया एक्ट लाया गया है। तो गवर्नर जनरल के अधिकार और स्थिति पिछला अधिनियम में बहुत स्पष्ट नहीं था, है ना। रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल का अधिकार और उसकी क्या स्थिति होगी बहुत स्पष्ट नहीं था। इसमें पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया, यानी प्रशासनिक सुधारों का वातावरण निर्मित करना इसका उद्देश्य था। दूसरा कि गवर्नर जनरल के अधिकार, उसकी स्थिति को स्पष्ट करना था। कंपनी पर पार्लियामेंट के नियंत्रण को और मजबूत करना। ब्रिटेन की जो संसद थी वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रण पाना चाहती थी। तो उसको नियंत्रण पाने का पहला प्रयास तो उसने रेगुलेटिंग एक्ट में किया, लेकिन और अच्छे से मजबूत नियंत्रण करने के लिए, पार्लियामेंट का मजबूत नियंत्रण हो कंपनी पर, इसके लिए पिट्स इंडिया एक्ट को लाया था। ये इसके कारण थे। अब इसके क्या प्रावधान थे, ये एक्ट आने के बाद क्या क्या हुआ, इसके बारे में जानना है आपको। तो मेन प्रोविजंस क्या थे, यहाँ से प्रश्न आपका अक्सर आते हैं। तो यहाँ पे एक एक लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले क्या किया, कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। क्या बनाया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो पहला प्रश्न आएगा कि कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किस अधिनियम के माध्यम से किया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से किया गया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से बना था, इसमें कितने मेंबर होने थे? तो 6 मेंबर होने थे। 2 प्रश्न आपसे यहाँ से आ जाएगा। अब क्या हो गया, यहाँ का जो प्रशासनिक ढांचा है उसको समझा जाएगा। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना, इसको समय स्क्रॉल कर देते समझा, तो पूरा एक खाका आपके सामने रहेगा। हाँ, दिख रहा होगा आपको, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा। तो जैसा मैंने पहले कहा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया, कहाँ गठन किया गया? लंदन में। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने मेंबर होने थे? 6 मेंबर होने थे। और इनके ऊपर कौन था? क्राउन, या कह सकते हैं पार्लियामेंट। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो सबसे बड़ी संस्था बची वो कौन था? क्राउन, यहाँ के राजा, और दूसरा पार्लियामेंट, यानी उसके जस्ट नीचे आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का के जो नीचे था वो था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये भी लंदन में होते थे, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और भारत में होता था ये गवर्नर जनरल, जो कि भारत में रहते थे। ये कह सकते हैं क्रम था।
प्रशासनिक ढांचा का क्रम था। अब क्या हो गया, सबसे ऊपर हो गया क्राउन या पार्लियामेंट, उसके नीचे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि कंपनी के हुआ करते थे, फिर गवर्नर जनरल जो कि भारत में हुआ करते थे। ये दोनों कहाँ थे, लंदन में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहाँ थे, लंदन में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल हालांकि पहले से था, बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल अभी बना था ये न्यू था, यही बीच में न्यू घुस गया था और इसको बहुत पावरफुल बनाया गया था, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसके हेड होते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हेड कौन होते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और ये कैबिनेट मिनिस्टर होते थे ब्रिटेन के। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर में से एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे जो कि ब्रिटेन के मंत्रिमंडल का सदस्य हुआ करते थे। यानी कह सकते हैं इसका इम्पोर्टेंस ही बहुत ज़्यादा था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बहुत पावरफुल संस्था के रूप में आया और यहाँ पे ब्रिटिश मंत्रिमंडल के भी लोग शामिल हो गए। अब ये क्या क्या देखता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये पॉलिटिकल इशू को भी देख सकता था, सिविल इशू को भी देख सकता था और मिलिट्री इशू को भी देख सकता था। ये तीनों तरह के कार्य ये निभा सकते थे, तीनों तरह का इसको दायित्व दिया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास बहुत ज़्यादा काम था, बहुत ज़्यादा इनके पास पावर था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी के हुआ करते थे, इनको 2 काम था, इकोनॉमिक और ट्रेड, है ना। समझिए कि एक ही काम था ना, ट्रेड या कह सकते हैं कि बिजनेस को देखना, किस प्रकार कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा का इसी पर मुनाफा कमाए, इसी पर इसका ज़्यादा ध्यान रहता था और यही इसका काम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। महत्वपूर्ण निर्णय लेना जिससे कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाए, है ना, लाभ कमाए। बाद बाकी पॉलिटिकल, सिविल, मिलिट्री, ये सारे कार्य जो देखना था बोर्ड ऑफ कंट्रोल को देखना था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कौन होते थे, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का मेंबर इसके हेड होते थे जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन के द्वारा की जाती थी। तो जैसा कि उसके बोर्ड का आपने अभी देखा लिस्ट में, इनके ऊपर कौन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ऊपर कौन है, तो क्राउन या पार्लियामेंट। तो इसकी नियुक्ति भी वही करते थे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो 6 लोग होते थे, 6 लोग होते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, के सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन के द्वारा की जाती थी, लेकिन वेतन भारत के राजस्व से दिया जाता था। नियुक्ति करता था क्राउन, लेकिन इसको वेतन भारत के राजस्व से दिया जाता। देखिए अंग्रेज कितने होशियार थे ना, बहुत ज़्यादा हमेशा चालाकी करते थे। वेतन भारत के राजस्व से दिया जाता था और भारी भरकम वेतन, छोटा मोटा वेतन नहीं, भारी भरकम वेतन होता था इनका। गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या, गवर्नर जनरल और उनके परिषद में पहले कितने मेंबर होते, जब हम लोग रेगुलेटरी एक्ट देख रहे थे तो 1+4 था, गवर्नर जनरल प्लस इनके 4 प्रशासनिक परिषद में मेंबर हुआ करते थे। अब क्या किया, गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। यानी अब 1+3 का फॉर्मूला चलने लगा, न्यू अब ये हो गया। पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से क्या कर दिया गया, परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। यानी गवर्नर जनरल 1+3 उसके मेंबर। गवर्नर जनरल को भी मत देने का अधिकार दिया गया। पहले था क्या, मत देने का अधिकार गवर्नर जनरल को नहीं था, लेकिन जब दोनों तरफ बराबर वोटिंग हो जाए, है ना, दोनों ये 4 में से 2-2 हो जाए, उस समय निर्णायक मत देने का अधिकार था उसको, गवर्नर जनरल को। लेकिन अब क्या हुआ, गवर्नर जनरल को मत देने का अधिकार दे दिया गया, चाहे वो कह सकते हैं कि न्यूट्रल हो या दोनों तरफ से बराबर नहीं हो तो भी वो दे सकता है, उसको मन करे वोट देने का दे सकता है। तब वीटो का पावर भी दिया गया, सबसे बड़ी बात है उसको वीटो का पावर दे दिया। वीटो पावर क्या होता है, अगर एक तरफ सभी मेंबर चले जाए, माना तीनों के तीनों मेंबर अगर किसी फैसले में हाँ कर दे और अगर गवर्नर जनरल उसे ना बोले तो ना होगा। यानी ना अगर वो बोल दिया, वीटो का मतलब होता है ऑब्जेक्शन, अगर उसने ऑब्जेक्शन लगा दिया तो किसी भी कीमत पे वो फिर वो लागू नहीं हो पाएगा। ये वीटो के माध्यम से गवर्नर जनरल की जो शक्ति थी ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, गवर्नर जनरल का पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो गवर्नर जनरल को वीटो का पावर कब मिला, तो पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से मिला। इसके साथ उसे मत देने का अधिकार मिला। सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। पहले ही एक्ट हम लोगों को पढ़ा था क्या, बम्बई और मद्रास, बम्बई और मद्रास को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, है ना। उसका शासन अब वो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वही देखेंगे। अब है क्या, पूर्णतः कुछ उसमें बाकी थी, कुछ कह सकते चीज़ें बाहर रखी गई थी। अब पूरी तरह, है ना, पूरी तरह बंगाल के अंतर्गत बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को डाल दिया गया, उसका अधीन कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों की संख्या की नियुक्ति कंपनी के भारत स्थित अधिकारियों में से किए जाने का प्रावधान किया गया। गवर्नर जनरल के जो परिषद है इसमें जो सदस्य की नियुक्ति होगी कंपनी के भारत स्थित अधिकारियों से किए जाने का प्रावधान किया गया। ये अच्छा प्रावधान किया गया। पहले था कि ब्रिटेन से कोई आके मेंबर बन जाते थे, अब कहा कि नहीं, जो भारत में कंपनी के अधिकारी हैं उनमें से ही किसी को बनाना है गवर्नर जनरल का परिषद का मेंबर। और परिषद में कितने मेंबर थे? 3। तो ये जो 3 मेंबर थे ये भारत में कंपनी के अधिकारी जो काम कर रहे हैं उन्हीं में से इसका चयन करना था। अब ये प्रोविजन कर दिया गया। गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों की नियुक्ति यद्यपि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते थे लेकिन नियुक्ति से पुनः ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति लेनी पड़ती थी। यानी गवर्नर जनरल और गवर्नरों की नियुक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते थे लेकिन नियुक्ति से पुनः क्राउन से अनुमति लेनी होती है। यानी एक तरह कर सकते हैं कंट्रोल कर दिया गया था ना, कोई भी काम अपने मन से नहीं कर, नियुक्ति भी कर रहे हैं, पहले ये लोग वैसे कैसे करते थे लेकिन अब उसे भी परमिशन लेना पड़ता था। गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों को वापस बुलाने का अधिकार भी ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। यानी ब्रिटिश क्राउन को अब जिस मन हुआ जिस गवर्नर जनरल को वापस बुला लो, है ना, या गवर्नर को वापस बुला लो, ये सारे अधिकार अब ब्रिटिश क्राउन को मिल गए थे। अब गवर्नर जनरल इंग्लैंड की सरकार की अनुमति के बिना न तो भारत के किसी राज्य से युद्ध कर सकते और न ही संधि। अब किस प्रकार नियंत्रण स्थापित किया समझ सकते हैं। अब जो भारत में गवर्नर जनरल थे वो अपनी मर्जी से किसी भी, है ना, किसी भी राज्य से, भारत के किसी भी राज्य से युद्ध नहीं कर सकते थे और ना ही संधि कर सकते थे। इस प्रकार का उस पर कह सकते हैं कि बंधन लगा दिया गया। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर द्वैत शासन प्रणाली देखने को मिल रही है ना, द्विस्तरीय शासन प्रणाली है, दोहरी शासन प्रणाली यहाँ पर देखने को मिल रही है। कैसे? एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के भी अधिकार कम नहीं है, जिस प्रकार हम लोगों ने देखा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और दोनों का कार्य एक दूसरे से ओवरलैप होता था, है ना। इसीलिए इसको कहा गया है कि द्वैत शासन की स्थापना एक तरह से यहाँ पर कर दी गई। पहली बार कंपनी के प्रादेशिक प्रदेशों को ब्रिटिश राज्य कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार किस अधिनियम में अंग्रेजों के भारतीय क्षेत्रों को ब्रिटिश राज्य कहा गया? अंग्रेजों ने जिन भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार जमाया था उसे अब ब्रिटिश राज्य कहा गया। ये इसी एक्ट के माध्यम से पहली बार कहा गया। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1774 में कलकत्ता में। तो सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में था उसके क्षेत्राधिकार को ब्रिटिश नागरिकों तक सीमित कर दिया गया, यानी उनके क्षेत्राधिकार को घटा दिया गया और ये कहा गया ये जो कोर्ट है यह सिर्फ ब्रिटिश नागरिकों के लिए ही काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में था उसके क्षेत्राधिकार को ब्रिटिश नागरिकों तक सीमित कर दिया गया, यानी इसमें जो निर्णय होंगे और ब्रिटिश नागरिकों के लिए ही खाली सिर्फ निर्णय होंगे, इनके अधिकार क्षेत्र को कम कर दिया गया। हालांकि फिर बाद में बढ़ा दिया गया था। फिलहाल आपको याद रखना है कि किस एक्ट में उसके अधिकार क्षेत्र में कमी की गई थी, तो पिट्स इंडिया एक्ट। मद्रास एवं बम्बई में भी गवर्नर के लिए 3 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन कर दिया गया। यहाँ भी 3 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन कर दिया गया, प्लस एक कौन रहेंगे? गवर्नर। तो वही सेम जैसे गवर्नर जनरल वाले में होता है कि यहाँ पर फिर वोटिंग के माध्यम से निर्णय लिया जाएगा, बहुमत के माध्यम से निर्णय लिया जाएगा। तो 3 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन कर दिया गया। तो पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में हम लोगों ने देखा और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। हमारा टारगेट है कम पढ़ना है, पढ़ना कम है, आउटकम ज़्यादा लेना है और जीआरएफ में रिजल्ट बनना है। आपका मिशन जो होना चाहिए वो मिशन जीआरएफ होना चाहिए और इसी टारगेट के साथ क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर पर लगातार जारी है। आप भी चाहते हैं क्लासेस को करें और हिस्ट्री में ज़्यादा स्कोर करके जीआरएफ लें, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों एक ही सा काम करना है, जिसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें ताकि क्लासेस के वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप क्लासेस को देख सकें और अपनी तैयारी को शानदार कर सकते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग एग्जाम फाइटर नंबर 1।